बच्चों, हम लोग समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत जो है चीन के साथ भारत के संबंध का अध्ययन कर रहे थे और इसमें जो है अब हम अध्ययन करेंगे चीन के साथ भारत का संबंध। तो भारत और चीन के संबंध जो है कई बार थोड़े सुधरे भी और कई बार बिगड़े भी, और उसके बाद से फिर जो है अब हालात जो है प्रेजेंट टाइम में और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो पश्चिमी साम्राज्य के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति के रूप में दिखाई देते थे। मतलब जिस तरह से भारत उभर रहा था वैसे चीन भी उभर करके सामने आया था। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर काफ़ी प्रभाव था। जैसे दक्षेश अर्थात दक्षिण एशिया के बारे में जब आपने अध्ययन किया था तो उसमें भारत के साथ ही सब कुछ था, लेकिन आपने देखा होगा कि चीन भी उसका एक सदस्य था, लेकिन चीन का नाम नहीं लिया जाता था। तो चीन का अपने आसपास के इलाकों पर काफ़ी प्रभाव था और आसपास के छोटे छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर कुछ नजराना देकर चैन से रहते थे। नजराना मतलब चीन को कुछ ना कुछ वो भेंट करते थे ताकि चीन उन्हें परेशान ना करे और फिर वो चैन से रहते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते थे। मतलब लोग जो है तिब्बत भी हो गया, इसमें हिंद चीन भी हो गया, कोरिया हो गया, मंगोलिया हो गया, ये सब लोग जो है ये मानते थे कि उन सब में जो है चीन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। मतलब भारत जो था उसका प्रभाव जो था वो अपने देश के अलावा दूसरे देशों में भी दिखाई देता था। तो भारत हो या चीन हो, इनका प्रभाव जो है केवल राजनीतिक ही नहीं था बल्कि आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी दिखाई देता था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के सामने या उनके मामले में कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराए। मतलब जिस तरह से भारत का प्रभाव सबको दिखाई देता था उसी तरह से चीन का प्रभाव दिखाई देता था, इसलिए ये दोनों आपस में नहीं टकराए। किसी कारण दोनों के बीच राजनैतिक, सांस्कृतिक, प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके और 20वीं सदी में दोनों एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आईं। ये तब की बात है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस समय भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन इन दोनों की जो विदेश नीति थी वो एक ही थी, अलग अलग नहीं थी। इसलिए इनके सामने कहीं ऐसी कोई मुश्किलें नहीं आई। लेकिन उसके बाद जो है जब चीन ने भारत पर आक्रमण करके उसके कुछ क्षेत्रों को हड़प लिया, लद्दाख को, अक्साई चीन को, तब से इनके संबंध जो है वो ख़राब होने लग गए और दोनों के लिए मुश्किलें आने लग गई। अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी कि दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ासकर एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मतलब हिंद चीन भी अपने आप में विकसित था, भारत भी विकसित हो ही रहा था। तो ये लोग जो है एशिया के देशों को के साथ मिल करके अपने विकास को और आगे बढ़ाएंगे और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा भी कहा गया। इस तरह से देखा गया कि कुछ समय के बाद हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगने लग गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब चीन जाते थे तो वहाँ उनकी खूब आवभगत होती थी और चीनी नेता जब भारत आते थे तो इनकी भी खूब यहाँ स्वागत की जाती थी। तो इस तरह से जो है काफ़ी समय तक बहुत इन दोनों के बीच में मित्रता पूरी दुनिया में लोकप्रिय होती हुई दिखाई दी। लेकिन फिर क्या हुआ, सीमा विवाद पर चल रहे सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया।
आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बसाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम खराब हो गए। मतलब इतने अच्छे संबंध होने के बाद भी चीन ने अचानक क्या किया कि 1950 में जब देखा कि भारत कमज़ोर पड़ रहा है तो मित्रता की आड़ में उसने तिब्बत को हड़प लिया और कुछ और भी बस्तियों को उसने हड़प लिया। तो उसी समय 1950 से ही संबंध इसके साथ खराब हो गए। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावे के चलते 1962 में लड़ पड़े। तो चीन ने पहले 1950 में तिब्बत को हड़पा, उसके बाद से फिर 1962 में ये क्या किया, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके, लद्दाख के कुछ इलाके, अक्साई चीन, इन सब पे भी उसने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया कि वो उसके क्षेत्र में आता है। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीन संबंध पर इसका दीर्घकालीन असर हुआ। तो उस समय भी इसने चीन ने कुछ क्षेत्र के भारत के कुछ क्षेत्र को हड़प लिया था। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे। मतलब दोनों के बीच में कोई भी वार्ता नहीं, कोई संबंध नहीं रहा 62 से 76 के बीच में। इसके बाद धीरे धीरे दोनों देशों के बीच संबंध में सुधार होना शुरू हुआ। 1970 के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व थोड़ा बदला। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दे की जगह व्यवहारिक मुद्दे ही होते दिखाई देते हैं और भारत चीन के संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। मतलब अगर संबंध सुधर जाते हैं तो भारत और चीन के बीच में जो विवाद है ज़मीन को लेकर के, उसके मुद्दे को भी सुलझा लिया जाएगा, ऐसा लोगों ने मन बनाया। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला शुरू की गई। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव भी आए। अब इनकी संबंध जो है राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक पहलू से भी जुड़ने लग गए। आर्थिक मतलब व्यापार से संबंधित। दोनों ही खुद को राजनीतिक विश्व राजनीति की उभरती हुई शक्ति मान रहे थे, भारत भी और चीन भी, और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सोच भी रहे थे। लेकिन दिसंबर 88 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधार करने के प्रयास को एक बढ़ावा मिला और इसके बाद देखा गया कि दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के लिए कई उपाय किए। मतलब जो भी मुश्किलें थी उनको दूर करके आगे संबंध अच्छे बनाए जाए, इसकी शुरुआत की। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान, तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोले और उस पर समझौते भी किए भारत और चीन ने। ठीक है। फिर 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ा। मतलब आने जाने के लिए 4 पोस्ट इन्होंने खोले और उस पर समझौते किए, व्यापार करना शुरू किया भारत और चीन ने। तो 99 से देखा गया भारत और चीन के बीच में 30% सालाना की दर से वृद्धि होने लग गई। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई। चीन और भारत के बीच 92 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार भी हुआ, जो 2006 में बढ़ करके 18 अरब डॉलर का हो चुका है। तो इस तरह से दोनों के संबंधों में जो है देखा गया कि व्यापार को लेकर के काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई। दोनों देश ऐसे मामले पर भी सहयोग करने लगे और राजी भी हो गए जिसमें दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे। मतलब मतभेद वाले बातों को लेकर के ये लोग उसको नज़रअंदाज भी करने लग गए, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मामला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के नेता और अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते थे। मतलब भारत के नेता जो है बीजिंग जाते थे, चीन
बीजिंग जो है चीन में है, और वहाँ के नेता अक्सर दिल्ली का दौरा किया करते थे। इससे दोनों देशों के बीच में एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लग गए। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित और एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच में संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक और मजबूत बनाने में उसे मदद मिली। और ये भी देखा गया कि इनके जो संबंध हैं वो कैसे हो गए कि 98 में फिर जो है परमाणु के संबंध में बातें चली। भारत ने परमाणु परीक्षण किया 98 में, तो कुछ लोग ये सोचने लग गए उस समय कि ये चीन के लिए ख़तरा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि ये तो अपनी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन इससे भी दोनों देशों के बीच में संपर्क कम नहीं हुआ, और परमाणु हथियार जो है उसके बाद भारत ने जब बनाया 98 में, तो पाकिस्तान ने भी बनाया और उस पर दूध गिर गया, परीक्षण किया। और इस तरह से देखा गया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार में भी चीन को मददगार माना गया। जब परमाणु हथियार पाकिस्तान ने बनाया तो उसमें चीन ने क्या किया, उसकी मदद की बनाने में। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच के बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया के भारतीय हितों के खिलाफ माना गया। तो बांग्लादेश और म्यांमार को भी चीन ने क्या किया, सैनिक सहायता दी और उनसे संबंध बनाया। तो इससे जो है दोनों देशों के मुद्दे और मुल्कों में टकराव हुआ, और टकराव देने के लायक नहीं माना जा रहा था। इस बात का प्रमाण यह है कि इन चीज़ों को बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी रहा। तो भारत चीन के नेता इसी को लेकर के कहाँ आते जाते थे, बीजिंग आते थे और दिल्ली आते थे। तो इस तरह से दोनों के संबंध काफ़ी मजबूत होते रहे हैं। बच्चों, ये चैप्टर आपका दक्षिण एशिया का पूरा हो गया है, और मैंने आपको भेजा था कि कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर का थोड़ा सा आंशिक पार्ट हटा हुआ है। तो इस तरह से जो है आप इस पार्ट के भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको, और उसे पूरा करिएगा। और अगला चैप्टर जो होगा वो स्कूल खुलने के बाद ही पढ़ाया जाएगा। जो कुछ पढ़ा हुआ है इसके बाद जो है 4 पढ़ा दिया है, 3 पार्ट आपको और पढ़ाना है, और वो स्कूल जब खुलेगा तो तभी पढ़ाया जाएगा।